भौतिक राशियाँ क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों को समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो जिन राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। मतलब ये है कि जैसे हमें कोई लंबाई वाली चीज़ नापनी है, ये कोई मान लो कोई टेबल रखी है, हमें यहाँ से यहाँ तक की उसकी लंबाई नापनी है, तो हम कैसे नापेंगे? ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ एक गिलास में पानी भरा है, ठीक है, या फिर मान लो एक बॉटल में पानी रखा है, तो हम ये कैसे कहेंगे वो कितना पानी है? तो इन चीज़ों को नापने के लिए हमें भौतिक राशियों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जैसे कि क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ये दोनों एक ही ज्योति तीव्रता, धारा, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरी 6 और फिर ये 7। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। अब सेकंड आती हैं, ये हो गई मूल राशियाँ, जिनको मापने के लिए हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। अब व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको मापने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है, तो वो कहलाएंगी व्युत्पन्न राशियाँ। अब मूल राशियाँ हमने देखी अभी अभी कितनी प्रकार की हैं? 7 प्रकार की। तो व्युत्पन्न राशियों में हम मूल राशियों को ही यूज़ करेंगे। अब जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब चौड़ाई क्या है? चौड़ाई को भी हम मीटर से नापते हैं, लंबाई को भी हम मीटर से नापते हैं, तो हम दोनों को लंबाई गुणित लंबाई बोल सकते हैं। तो जब लंबाई गुणित लंबाई होगा तो क्या हो जाएगा? लंबाई का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये लंबाई क्या होती है? अभी हमने देखा लंबाई होती है मूल राशि में आती है, सेकंड होती है व्युत्पन्न राशि, एक होती है मूल राशि। तो लंबाई मूल राशि में आती है, मतलब हमने जो क्षेत्रफल है, जो व्युत्पन्न राशि है, उसको मूल राशि से बता दिया। अब देखते चाल। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी तो दूरी है, समय को हम ऊपर ले आए तो ये -1 हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही आयतन, घनत्व, बल, वेग, त्वरण, इन सबको भी निकाल सकते हैं। ये भी किस में आ जाती हैं? हमारे व्युत्पन्न राशियों में आ जाएंगे। अब उसके बाद है एसआई पद्धति में 7 क्या हो गए? मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक। कौन कौन से मूल मात्रक होंगे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब ये लंबाई, हम इसको ऐसा तो बोलते नहीं है कि 2 लंबाई 3 लंबाई, उसको हम बोलते हैं मीटर में। मतलब लंबाई को हम किससे बताते हैं? मीटर से। तो मीटर क्या हो जाएगा? उसका मात्रक हो जाएगा, मापने वाला। तो हम अगर किसी भी चीज़ को नाप रहे हैं तो कैसे नापेंगे? मीटर में। मीटर को हम लिखते हैं m से। अब द्रव्यमान है, अगर मान लो हमें कोई चीज़ तौलनी है तो हम कैसे तौलेंगे? ये तो कहेंगे नहीं इसका 2 द्रव्यमान 3 द्रव्यमान है, ऐसे कहेंगे ये 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, तो हम किलोग्राम से तौलते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? केजी। समय है, समय में भी ऐसा नहीं है कि 3 समय हो गया, 4 समय, हम उसको सेकंड में नापते हैं, तो ये सेकंड के लिए एस लिख देंगे। फिर है ताप। ताप को हम नापेंगे केल्विन से, केल्विन के लिए के लिखेंगे। विद्युत धारा जो करंट होता है, करंट को हम एम्पियर से नापते हैं, इसको हम ए लिख देंगे। अब तुम लोग का चार्जर होते हैं, मोबाइल के चार्जर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें तुम लोग देख सकते हो कि वो कितने एम्पियर विद्युत धारा उसमें बह रही है, कितना करंट है, तो वो लिखा रहेगा एम्पियर में। फिर आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम नापते हैं कैंडला से, सीडी से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता मतलब अगर कोई भी लाइट है वो कितनी ज़्यादा तीव्र है, कितनी ज़्यादा इंटेंस है, तो उसकी इंटेंसिटी बताती है हमारी कैंडला, ज्योति तीव्रता। फिर आता है पदार्थ की मात्रा। अगर हम कोई पदार्थ ले रहे हैं तो वो कितना है मात्रा में, तो उसको हम मोल से गिनते हैं कि 1 मोल 2 मोल कितना मोल होगा, तो इसको हम लिखते हैं MOL से। फिर आता है, अब ये 7 हो गए हमारे मूल मात्रक, 2 होते हैं पूरक मूल मात्रक। पूरक में कौन कौन सा आएगा? पहला होता है समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। तो समतल कोण को हम
रेडियन, रेडियन से नापते हैं। इसको हम लिखते हैं RAD, रेडियन। घनकोण, घनकोण को हम स्टेरेडियन से नापते हैं, इसको लिखेंगे SR। तो ये तुम लोग को याद करने पड़ेंगे कि 7 ये हो जाते हैं मूल और 2 हो जाते हैं पूरक, लेकिन किसमें? SI पद्धति में। अब देखते हैं मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक की डेफिनेशन है कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन का मात्रक कहते हैं। अगर जैसे हमें किसी को मापना है, जो भी हमने देखा कि अगर हमें द्रव्यमान को मापना है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या था? किलोग्राम। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा किसी भी चीज़ को मापने के लिए। जैसे समय है, समय को किस में नापते हैं? सेकंड में, तो उसका मात्रक सेकंड हो जाएगा। अब है मात्रकों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मात्रक पहला, वह सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। सेकंड क्या है? वह उचित आकार होना चाहिए और उसका आकार बहुत बड़ा हो और बहुत छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उचित आकार जैसे हमने बोला किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का कुछ आकार होता है, उससे ज़्यादा तो वो है नहीं कि कहीं कुछ और है कहीं कुछ और है, तो एक ही समान आकार होना चाहिए। समय और स्थान के साथ परिवर्तित ना हो। ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हम यहाँ जब उसको नॉर्थ साइड ले गए तो कुछ और बाहर था, यहाँ ले गए तो कुछ और हो गया। तो हर जगह पृथ्वी पर हर जगह उसका समय और स्थान उसके साथ बदलना नहीं चाहिए। फिर है वह सर्वमान्य हो, मतलब पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं 1 किलोग्राम को हम 1 ही किलोग्राम मान रहे हैं और कहीं 1 किलोग्राम को वो लोग 2 किलोग्राम मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक सा मानना चाहिए। फिर यह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित करने योग्य, मतलब हम आसानी से उसको बना सकें। जैसे हमने यहाँ 1 किलोग्राम का बांट बना लिया, तो अगर कहीं और कोई बना रहा है तो वो आसानी से उसको बना सके, ऐसा ना हो कि वो बना ही ना पाए। छठवां, भौतिक कारकों जैसे कि ताप, दाब आदि से वह अप्रभावित हो। ऐसा ना हो कि इस पर यहाँ बहुत गर्मी पड़ी तो ये पिघल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ताप दाब का उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या है। मूल मात्रक हमने देखे 7 प्रकार के, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। तब इन दोनों में अंतर क्या है? तो पहला है मूल राशियों की मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न राशियों की मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। सेकंड, ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। मतलब जैसे मीटर है और हम लिख रहे हैं सेकंड या किलोग्राम, तो देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड को हम किलोग्राम में बदल लें, ऐसा नहीं होता। तो ये मात्रक एक दूसरे पर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। व्युत्पन्न क्या होगा? ये मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। हमने देखा था क्षेत्रफल जो है वो लंबाई पर निर्भर करेगा। फिर SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, हम तो कितने भी बना सकते हैं मूल मात्रकों से। फिर है सोनार क्या है। सोनार का नाम सुना है तुम लोगों ने? देखते हैं क्या है। तो इन शब्दों का अर्थ मतलब नौ संचालन करना और दूरी आदि का पता लगाना। होता क्या है कि सोनार क्या है, एक तकनीकी का उपयोग करते हैं। मतलब ये सोनार जो है वो शब्द है, उसका हम यूज़ करते हैं कहाँ? क्या होता है इसमें कि समुद्र में जल के अंदर लड़ाकू पनडुब्बी, समुद्री पत्थर जहाज के मार्ग में आने वाली रुकावट की स्थिति और समुद्र की गहराई ज्ञात करने में। होता क्या है, जैसे एक शिप है, ठीक है, एक शिप ले ली हमने यहाँ पर, अब वो कहाँ है? पानी में जा रही है। अब सोनार क्या होगा, यहाँ एक मशीन लगी रहती है, तो मशीन पता लगाती है कि यहाँ नीचे कितनी गहराई है, कि हमारी नाव वहाँ तक जा पाएगी, या फिर कोई पनडुब्बी है जो अंदर चल रही है पानी के, तो वो पता लगा लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं आगे कोई चट्टान है जहाँ पर जाकर वो टकरा जाए। इसलिए इस सोनार पद्धति का यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ कितनी कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला आता है CGS। तो इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर का C ले लिया, ग्राम का G ले लिया और सेकंड का S ले लिया, इसलिए इसका नाम है CGS।
पद्धति में लंबाई का मात्रक, यहाँ जो हम लंबाई के लिए लेंगे वो सेंटीमीटर लेंगे, द्रव्यमान के लिए हम ग्राम लेंगे, ये वाला ग्राम, और समय के लिए हम सेकंड लेते हैं। इस संक्षेप में सा, हिंदी में लिख लो सा पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को मैट्रिक पद्धति या दाशमिक पद्धति, उस पद्धति को कहते हैं मैट्रिक या दाशमिक पद्धति। मतलब ये जो है CGS, इसी को हम मैट्रिक और दाशमिक पद्धति भी कहते हैं, जिसके अपवर्त्य और अपमार्जक 10 की घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। अब फिर सेकंड आती है FPS पद्धति। इसमें इसका पूरा नाम क्या है? F मतलब फुट, P से आ जाएगा पौंड, S से आएगा सेकंड, तो FPS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक पौंड हो जाएगा और समय का मात्रक ये सेकंड हो जाएगा। इसे संक्षेप में क्या बोलेंगे हिंदी में? सा पद्धति भी कहते हैं। और ये पद्धति जो है ये ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है। इसी को FPS पद्धति को ही हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो इसका तीसरी आ जाती है पद्धति MKS पद्धति। इसका पूरा नाम क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है और समय का मात्रक सेकंड है। इसे संक्षेप में माँ का साब पद्धति भी कहते हैं। वास्तव में यह पद्धति CGS पद्धति का ही एक बड़ा रूप है। जो हमने CGS पढ़ी थी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, उसी का बड़ा रूप लिया जाता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो जब MKS पद्धति के साथ विद्युत धारा के मात्रक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो MKS पद्धति कहलाती है। विद्युत धारा का मात्रक हमने देखा था एम्पियर शुरुआत में, तो अगर हम एम्पियर को भी इसमें जोड़ दें तो वो MKS पद्धति हो जाएगी, MKSA पद्धति हो जाएगी। फिर फोर्थ नंबर आती है SI मात्रक। यह मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। SI फ्रांसीसी नाम है, ठीक है। इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कहते हैं। तो यह पद्धति MKS पद्धति का ही रूप होती है। और ज़्यादातर SI पद्धति ही यूज़ करी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि मात्रक कौन कौन से हैं। SI में कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक को यूज़ किया जाता है। व्युत्पन्न मतलब क्या होता है? जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियाँ। यहाँ लिखेंगे मात्रक, यहाँ संकेत। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, इसको हम N से लिखेंगे। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन उनका तीनों का मात्रक है जूल, इसको हम J से लिखेंगे। शक्ति, इसका मात्रक है वाट, इसको हम W से लिखेंगे। दाब का मात्रक है पास्कल, इसको हम PA से लिखेंगे। फिर है वैद्युत आवेश, इसका मात्रक होता है कूलॉम, इसको हम C से डिनोट करेंगे। विद्युत वाहक बल या विभवांतर, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों को हम वोल्ट V से डिनोट करते हैं। धारिता का होता है फैरेड, इसको लिखेंगे F। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का होता है टेस्ला, तो इसको हम T से लिखेंगे। प्रेरकत्व, इसका होगा हेनरी, इसको H से, और आवृत्ति का हर्ट्ज, इसको HZ से डिनोट करते हैं। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं थोड़ी। फिर उसके बाद देखते हैं कि SI के मूल मात्रक और पूरक मात्रकों की परिभाषाएं क्या है। पहला है मीटर। तो प्रकाश द्वारा 1/299, 792, 448 इतने सेकंड में निर्वात में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। अब 1 मीटर दूरी कितनी होती है? तो 1 मीटर का स्केल देखा है ये, तो अगर 1 मीटर का स्केल लिया जाए उतनी दूरी, तो अगर प्रकाश उतनी दूरी चलता है तो इसको हम 1 मीटर कह देते हैं। सेकंड आता है किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है? तो फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने बेलन को, जो उस बेलन का जो द्रव्यमान है उसी को 1 किलोग्राम कहते हैं। कैसा रखा, कैसा है वो द्रव्यमान देख लेते हैं। ये है वो, एक कांच की जार में एक रखा है, ये छोटा सा दिख रहा है, ये
ये है 1 किलोग्राम कांच के जार में जो रखा है, बिल्कुल इधर से इसको वैक्यूम में बंद कर दिया है कि हवा इधर अंदर ना जा पाए। ये 1 2 3 ऐसे ऐसे कांच के जार लगे हैं, उसके अंदर रखा है म्यूजियम में। तो यहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये किस चीज़ से बना है? प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जितना भार होगा वही कहलाता है 1 किलोग्राम। फिर उसके बाद है सेकंड। क्या है सेकंड की परिभाषा? है कि 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतने बार कंपन करता है। ठीक है, तो ये क्या है? सीजियम घड़ी है, परमाणु एटॉमिक घड़ी है, जिसमें जो हम सीजियम के परमाणु ले लेते हैं वो इतने बार कंपन करनी चाहिए। अभी सीजियम वाली घड़ी भी देख लेते हैं कैसी दिखती है, एटॉमिक वॉच। तो ये इतनी बड़ी होती है, ये दिख रही है, ये है एटॉमिक वॉच। यहाँ से यहाँ तक पूरे एक रूम में फैली हुई है। तो इसमें पता चलता है कि 1 सेकंड क्या होगा। फिर उसके बाद आता है केल्विन। केल्विन क्या है? टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। तो जल के त्रिक बिंदु से ऊष्मागतिक ताप के, त्रिक बिंदु होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पर द्रव, ठोस, गैस तीनों अवस्था में जल पाया जाए एक ही टाइम पर, तो वो कहलाता है ये त्रिक बिंदु। तो ऐसे ताप के लिए 1/273.16 वे भाग को 1 केल्विन कहते हैं। अगर वो त्रिक बिंदु पर है और उसका इतना भाग ले लिया जाए तो वो कहलाता है 1 केल्विन। अब देखा जाए तो टेम्परेचर जो होते हैं वो होते हैं, टेम्परेचर को हम कैसे कैसे बता सकते हैं? तो जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हम सेल्सियस यूज़ कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो है वो हमें केल्विन चाहिए पड़ेगा। अब देखो, सेल्सियस जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या होता है? बर्फ़ बन जाती है, पानी जो है बर्फ़ बन जाता है। लेकिन वहीं फ़ारेनहाइट में 32 होना चाहिए, तब जाके वो पानी बनेगा, और मतलब तब जाके वो बर्फ़ बनेगा। और जो केल्विन है उसमें 273 केल्विन होना चाहिए, तब जाके वो बर्फ़ बनेगा। इतना अंतर होता है तीनों चीज़ों में। तो ये इनका डिफरेंस, ये जब 273 होगा तब सेल्सियस 0 होगा और फ़ारेनहाइट 32 होगा। फिर आता है कैंडेला। तो जब 540 ये इंटू 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेनियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। मतलब अगर हम कैंडल में देखा जाए, ये है, अगर कैंडल कोई जल रही है तो हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ की तीव्रता क्या है, यहाँ की तीव्रता क्या है। तो उसके लिए हम कैंडेला का यूज़ करते हैं। फिर आ जाती है कि 10 की घात को हम कैसे कैसे बताएंगे। तो ऐसा ही मात्रकों के नाम के विभिन्न पूर्व लग्न लगाकर छोटे या बड़े मात्रक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम 10 के ऊपर पावर लगाते जाएं तो वो कितना क्या होगा? जैसे 10 के ऊपर पावर 1 है तो उसको हम डेका बोलेंगे, 10 के ऊपर पावर 2 है तो हेक्टो बोलेंगे, 3 है तो किलो बोलेंगे, 6 है तो मेगा बोलेंगे, 9 है तो जाएगा बोलेंगे, 12 है तो टेरा बोलेंगे। ऐसे ये आते जाते हैं। लेकिन हमारे काम के जो हैं, हमारे काम के होते हैं नेगेटिव वाले। नेगेटिव मतलब जितने ज़्यादा छोटे से छोटे, ये तो है बड़े से बड़ी घात जा रही है, छोटे से छोटे मतलब ये वाली 10⁻⁻1 मतलब डेसी, 10⁻⁻2 मतलब सेंटी, 10⁻⁻3 मतलब मिली, 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, 10⁻⁻9 मतलब नैनो, 12 मतलब पिको, 15 मतलब फेमटो, 18 मतलब एटो। तो ये आ जाते हैं जब बहुत छोटी लेवल पर हम गणना करते हैं। फिर उसके बाद है कि रडार क्या कहलाता है। तो इसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो ये क्या करता है कि इस तकनीक का उपयोग युद्ध में शत्रु के लड़ाकू विमानों की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है।
जैसे यहाँ पर ये एक रडार लगा है, एंटीना लगा, तो यहाँ से ये देख सकता है कि क्या कोई सामने से कोई मिसाइल आ रही है क्या। तो ये सब इसके लिए यूज़ होता है। रडार का अर्थ है रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना। इस विधि में प्रेषी स्टेशन से रेडियो तरंगें लड़ाकू विमान की संभावित दिशा में भेजी जाती हैं। ये तरंगें लड़ाकू विमान से टकराकर पुनः वापस लौट जाती हैं, मतलब यहाँ तक आएंगी, विमान से टकराएंगी और वापस चली जाएंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कुछ है। फिर उसके बाद उस पर हम जांच कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी वस्तु है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ये सोनार है जो अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद आता है द्रव्यमान क्या कहलाता है।